हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल पीडब्ल्यू एप्लीकेशन में और आपकी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की स्पेशल क्लास में। जितने भी दोस्त साथी मित्र इस सेशन में जुड़े हुए हैं सभी का तहे दिल से स्वागत है। वेलकम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सी क्लास? अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट की सेकंड क्लास को डिस्कस करेंगे। आज आरबीआई रेट की सेकंड क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं आज आपके क्या सवाल हैं, क्या टॉपिक्स हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। एक बार प्लीज कंफर्म करिए आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है, प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल। अभिषेक, मुस्कान, श्रुति, शालिनी, सुष्मिता, रुखसार, अंशुल, आशुतोष, अंजलि, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। तो क्लास की शुरुआत करें। कल की क्लास में जो आपने पढ़ा उसको एक बार रिकॉल भी करेंगे, कुछ बातें से पूछेंगे भी, जैसे क्या रिवीजन होता है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब भी हम चर्चा करते हैं, आरबीआई की बात जब भी करते हैं हम लोग, तो इसकी स्थापना जिस कमीशन की रिकमेंडेशन पर हुई, उस कमीशन का नाम क्या था? उस कमेटी का क्या नाम था? उस कमेटी का पूरा नाम जानना है। आंसर करिए, शॉर्ट में बताइएगा। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपसे सवाल पूछा, उस कमेटी के बारे में जानकारी दीजिए जिस कमेटी की रिकमेंडेशन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। आंसर करिए। सर आप बोले थे आरबीआई की सिक्योरिटी 5 है, मगर हमें तो कहाँ पर बुक में तो 3 ही दिया गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं, बुक में मत पढ़िए, हमारी बात पढ़िए। जितना बुक से पढ़ पा रहे हैं पढ़िए, कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए। 5 सब्सिडी रीजन। ठीक है, ओके। अंजलि आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। मैं चाह रहा था कि जो एक्चुअल में जो रिपोर्ट है ना, उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिडन कमीशन, रॉयल कमीशन, ये सब शॉर्ट है, शॉर्ट बातें। शॉर्ट में इन सब नामों का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी कमेटी का नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, ओके। अब एग्जाम में अगर रॉयल कमीशन दे दिया तो पहचान जाएगा, अगर एग्जाम में हिडन कमीशन दे देगा तब भी पहचान जाएगा। ठीक है, ओके। चलो, तो आज हम थर्ड क्लास पढ़ने जा रहे हैं, अपनी तीसरी क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। और ये तीसरी क्लास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट भी पार्ट 2 है। पिछली क्लास में आपने आरबीआई 1 पार्ट 1 पढ़ा था आरबीआई का। आज की क्लास में हम आरबीआई पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पार्ट 2। पिछली क्लास में जो जो बातें की थी उन बातों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि आप पूरी प्रॉपर तरीके से पुरानी बातों को साथ में लेकर आगे बढ़ें। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग जयश्री, अभिषेक, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो बड़े इंपॉर्टेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। आरबीआई एक्ट 1934 जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, और स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ 1 जनवरी 1949 को। है ना, ये बात आपको याद रखनी चाहिए हमेशा। अगर आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कुछ बेसिक बातें ऐसी होती हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से संबंधित हैं, जो हमारी सेंट्रल बैंक से जुड़ी हुई हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित हैं, वो बातें आपको पता होनी चाहिए, वो बातें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो कमिटीज हैं और दो एक्ट्स हैं, इन दो एक्ट्स को दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज, इनका रेगुलेशन आरबीआई के हाथ में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के तहत ये रेगुलेशन करता है? किस एक्ट के तहत ये रेगुलेशन आरबीआई द्वारा किया जाता है? आंसर करिए, सही जवाब क्या है? हम्म, ठीक है, ओके। तो आंसर क्या है, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं, सवाल का सही जवाब कितने लोग दे पाते हैं। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, पहले इस बारे में जानकारी आपको दे चुका हूँ। तरुण जी का आंसर आया है आरबीआई 1949, आरबीआई 19 सेक्शन 3 बी। और यहाँ पर अभिषेक जी ने आंसर दिया सेक्शन 3 बी। चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934, 1934, इसमें कई चैप्टर्स हैं। तो उन्हीं में से एक चैप्टर है थ्री बी। आरबीआई 1934 चैप्टर 3 बी, सेक्शन 3 बी, चैप्टर 3 बी। ठीक है, चलिए, अंजलि जी आंसर एकदम परफेक्ट आपका, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी बातें कुछ आपको दिमाग में रखनी जरूरी है। अब यहाँ पर आरबीआई के पास जो करेंसी को प्रिंट करने की अथॉरिटी, हमारे देश में करेंसी मैनेजमेंट, करेंसी को प्रिंट करना, सर्कुलेट करना, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? तो हमारे देश में करेंसी को प्रिंट करना और सर्कुलेट करने की जिम्मेदारी आरबीआई के पास है। और वो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 22 आरबीआई 1934। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे, देश में कॉइन की मिंटिंग, कॉइन को मिंट करना, कॉइन मिंटिंग, इसका अधिकार किसके पास है? ये राइट किसके पास है? कौन सी संस्था के पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी, पीएफआरडीए, कौन सी संस्था है? आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। बहुत सारे लोग आंसर आ चुके हैं यहाँ पर। बबीता धामी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सही है, बिल्कुल अच्छी बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सभी का आंसर सही है। तुमको सही जवाब। कुणाल, मिंटिंग का मतलब होता है मिंट करना, कॉइन की मिंटिंग होती है, करेंसी की प्रिंटिंग होती है। ठीक है, यानी कि सिक्कों को ढालना, और सिक्कों को ढाला जाता है टकसाल में। ठीक है, कहाँ पर? टकसाल में। तो उनको बोला जाता है मिंट। जो कॉइन है ये कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं मिंट में। और मिंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी में बोलते हैं टकसाल, टकसाल। ठीक है, और जिस एक्ट के तहत देश में कॉइन की मिंटिंग होती है वो है कॉइनेज एक्ट, कॉइनेज एक्ट 2011। कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत देश में कॉइन की मिंटिंग होती है। पुराना वाला जो एक्ट था वो था 1901 वाला, कॉइनेज एक्ट 1901। ठीक है, 1901, क्लियर। और ये अधिकार किसके
क्षेत्र में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिखती है, ठीक है। अब हमारे देश में कितने टकसाल है, हमारे देश में टकसालों की बात करें यानी कि मिनट्स की बात करें तो 4 मिनट है, हमारे देश में कितने मिनट है, 4 मिनट है, ठीक है। अरे सनी देओल का डायलॉग सुना है ना, लोहे को पिघला के किसी भी रूप में डाल देता हूं मैं, वही वाला बात है, सिक्कों को ढलना। अब कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, इसे कहां पे डिफाइन किया गया था, पिछले क्लास में पढ़ा था हमने, सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई 1934। और मैंने आपको ये भी बताया था इसके पीछे लॉजिक क्या, लॉजिक ये देखिए, वो चीजें, वो अधिकार, वो राइट्स जो कि सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखे हुए हैं, उनकी जानकारी आरबीआई 1934 में होगी। वो चीजें जो कि बैंकों से संबंधित है, बैंकिंग ऑपरेशन से जुड़ी हुई है, उनकी जानकारी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके बारे में जानकारी कौन से एक्ट में दी गई है, वो कौन सा एक्ट है जहां इसके बारे में बताया गया है, आंसर करिए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सही बात है। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? एसएलआर जो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसे कौन मेंटेन करता है, बैंक मेंटेन करते हैं अपने पास। कौन मेंटेन करते हैं, बैंक मेंटेन करते हैं, इन्हें आरबीआई के पास मेंटेन नहीं करना है, इन्हें बैंकों को अपने पास मेंटेन करना है, ठीक है। तो जो चीज बैंकिंग ऑपरेशन से संबंधित है वो कौन सा एक्ट होगा, वो होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, 1949, ठीक है, क्लियर। सेक्शन 24 सही जवाब है। आगे मैंने आपको बोला था कि जरूरत पड़ने पर हमारी केंद्र सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्ट कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि जहां पर देश हित की बात हो, जनहित की बात हो, तो उसका ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिशा निर्देश दे सकती है, डायरेक्शन इशू कर सकती है, कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसी संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो संस्था है, सरकारी संस्था है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई, वो निजी हित के लिए काम नहीं करता, वो देश हित के लिए काम करता है। तो वो कौन सा सेक्शन था आरबीआई 1934 का जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शन इशू कर सकती है, मैंने कल आपसे पूछा था, आंसर करिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर, आशुतोष, अंजलि, आप सभी के जवाब एकदम परफेक्ट है, सेक्शन 7, सेक्शन 7, ठीक है। कल मैंने आप लोग को बताया कि आरबीआई की, कल मैंने आप लोग को बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो रेगुलेटर एपेक्स बॉडी है, आरबीआई के कई नाम है, आरबीआई को हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक के तौर पर, आरबीआई को बोलते हैं सेंट्रल बैंक, आरबीआई को बोलते हैं हम लोग एपेक्स बैंक, आरबीआई को बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट बैंक या गवर्नमेंट बैंकर, गवर्नमेंट बैंकर, ठीक है। इसे बैंकर्स बैंक का नाम भी दिया जाता है, बैंकर्स बैंक का नाम दिया जाता है। इसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का भी नाम दिया जाता है। इसे शॉर्ट में आप लोग बोलते हैं एलओएलआर, क्या बोलते हैं, एलओएलआर। जब इतने बड़े बड़े नाम इसके हैं तो ये अकेले तो सारा काम नहीं कर रही होगी, ये इतनी कुछ संस्थाएं होती होंगी, इसके दायरे में कुछ संस्थाएं आती होंगी जो कि अलग अलग रोल प्ले करती होंगी। तो उन संस्थाओं को हम बोल सकते हैं ऐसे कि दे आर होली ओन्ड सब्सिडरीज, क्या बोलते हैं हम लोग, होली ओन्ड सब्सिडरीज, मतलब 100% शेयर जो है वो किसके पास है, आरबीआई के पास है, ठीक है। उनके नाम मैंने आपको कल बताए थे, उनके नाम मैंने आपको कल बताए थे, डीआईसीजीसी, बीआरबी एनएमपीएल, रैबिट, इफ्टैस और आरबीआईएच, ठीक है। दीज आर 5 होली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्लियर है। इनके पूरे नाम और इनके काम ये आपको जानने जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडीज उनके नाम आपके सामने है। तो फर्स्ट वन इज द डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, क्या भाई, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अच्छा, आप बैंकों में पैसा जमा करते हैं, किस भरोसे के साथ जमा करते हैं कि आपका पैसा सेफ रहेगा, लेकिन ये सेफ्टी वाली फीलिंग जो है ना, ये कैसे आती है, ये आती है इससे, पहली वाली संस्था। एकदम वैसे ही आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी चीज को परचेज करते हैं, तो परचेज करने से पहले उसे जांचते परखते हैं ना। आपने एक बार जांच परख लिया तो आगे आने वाली जो पीढ़ी होती है और जो मार्केट होता है, मार्केट में जो लोग होते हैं, हम जैसे आम लोग, उनके मन में एक बोलते हैं कि वो एश्योर हो जाते हैं इस चीज से कि ये चीज अच्छी है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, अब इस पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं। उदाहरण के तौर पर आप घर में देखते होंगे, आपके बहुत बेसिक बात कर रहा हूं मैं, आप छोटे थे जब, तो घर में कुछ पेस्ट आता होगा आपके घर में, कोलगेट आता होगा आमतौर पर, या पेप्सोडेंट आता होगा, क्लोजअप आता होगा, घर वालों ने जो पेस्ट लाके घर में रख दिया, उनके हिसाब से वो अच्छा है क्योंकि जांच परख लिया है, आप उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कोई तो घर में आ गया आपके, आप उसी का यूज कर रहे हैं, वो बाद में आप जब समझदार हो गए तो उसके बाद आपने सोचा कि भाई नहीं, हम कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, कुछ और भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में एक धारणा जो तैयार होती है ना, मार्केट में जो एक रेपो तैयार होती है, जब एक रेपो बन जाती है तो उस पर आम आदमी चलते फिरते विश्वास करता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से जब शुरुआत में बैंक्स आए हमारे देश में, तो आम आदमी का उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। धीरे धीरे उन्हीं में से कुछ ऐसे बैंक हैं जिन्होंने भरोसा जीता, देश की जनता उन बैंकों के साथ जुड़ने लगी। बाद में फिर क्वेश्चन मार्क भी उठा कि भाई अगर ये बैंक डूब जाते हैं तो आम जनता का पैसा कैसे आएगा वापस। तो बोला कि इन पैसों को जो कि बैंकों में जमा है उसे इंश्योर करना जरूरी है, और उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए जो उसे इंश्योर करे। इसका मतलब सरल भाषा में, हमारे देश में किसी भी बैंक की स्थापना होती है तो उस बैंकिंग संस्था को इस संस्था के साथ अपने आप को लिंक करना होता है, अपने आप को जोड़ना होता है, ठीक है। तो वो कौन सी संस्था है, डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, स्थापना 1978 की है। ऐसा नहीं कि 1978 में या इससे पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी, लेकिन किसी और नाम से और दो संस्थाएं मिलकर काम करती थी। फिर होल देखा जाएगा डीआईसीजीसी की तौर पर इसकी स्थापना 1978 में होती है, पुरानी बात आपको नहीं जाननी है। डीआईसीजीसी एक्ट 1961 और चेयरमैन एमडी पात्रा, ठीक है।
तो हमारे देश में आमतौर पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, डीआईसीजीसी जो संस्था है, इसमें जो भी चेयरमैन होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेप्यूटी गवर्नर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब ये किस तरह से काम करती है इसके बारे में भी समझना और जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ये आप हैं, ये क्या है, एक कस्टमर है, एक कस्टमर है, और इस कस्टमर ने बैंक में अपना पैसा जमा किया, बैंक में खाता खुलवाया, ये बैंक है। तो इसने क्या किया, बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया, और अकाउंट ओपन के साथ साथ में इसने बैंक में अपना डिपॉजिट भी जमा किया, डिपॉजिट भी इसने रखे। इस कस्टमर के दिमाग में क्या था कि भाई हमारी जो संस्था है, बैंकिंग संस्था है, वो सेफ है हमारे लिए। और सेफ्टी कहां से मिलती है, क्योंकि जब भी किसी बैंकिंग संस्था की स्थापना होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। उन गाइडलाइंस के तहत इस संस्था को अपने आप को जोड़ना होता है, किसके साथ, अपने आप को लिंक करना होता है डीआईसीजीसी के साथ। ये डीआईसीजीसी को प्रीमियम जमा करती है, क्या जमा करती है, प्रीमियम जमा करती है। और डीआईसीजीसी क्या करता है, ये डिपॉजिट जो यहां पर जमा है, इन डिपॉजिट्स को इंश्योर करता है, डिपॉजिट्स को इंश्योर करता है। एकदम वैसे ही जैसे कि एक कस्टमर जब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी के साथ जुड़ता है, एलआईसी की पॉलिसी परचेज करता है, तो ये एलआईसी को प्रीमियम जमा करता है और एलआईसी से क्या करती है, इंश्योर करती है, इंश्योर करती है। आप जितने भी दो साथी मित्र यहाँ पे सेशन में जुड़े हुए हैं, एक बार जरूर कंफर्म करेगा कि अभी तक की सारी बातें समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। तो सवाल ये बनता है कि भाई बैंक कितना प्रीमियम जमा करता है। जैसे आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की, अपने आप लाइफ इंश्योरेंस आपने लिया, तो आप सिलेक्ट करते हैं ना कि आप कितना प्रीमियम जमा करेंगे, उस पर कितना सम एश्योर्ड मिलेगा आपको, किस किस केस में क्या क्या चीजें होंगी। तो ऐसे ही बैंक के द्वारा कितना प्रीमियम जमा किया जाता है और डीआईसीजीसी पर अकाउंट कितना इंश्योरेंस देती है। अभिषेक बेटा, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक कभी हुआ करता था 2019 तक। एनएचबी आरबीआई की सब्सिडी था, लेकिन अब नहीं। 2019 में ही जो भी हिस्सेदारी थी आरबीआई के पास, वो सारी हिस्सेदारी सरकार ने खरीदी। अब डीआईसीजीसी सॉरी नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। ठीक है, ओके अभिषेक जी, जो भी ऐसा डाउट हो आप पूछ लिया करो। जिन लोगों ने बुक लिखी है उन्होंने हमसे पढ़ के लिखी बुक, लेकिन कुछ बातें दिमाग से उनके निकल गई हैं, इसलिए उन्होंने गलतियां कर दी हैं। उन गलतियों के बारे में आप हमें बता दीजिएगा, हम आगे पहुंचा देंगे। ठीक है, अब हम लोग व्यस्त रहते हैं पढ़ाने में, तो हम पूरी बुक पर कभी ध्यान नहीं दे पाते। आप लोग की जिम्मेदारी है, ऐसी कोई छोटी मोटी गलतियां मिले तो आप जरूर हमें बताइए। ठीक है, चलो। अनामिका, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि डीआईसीजीसी किस तरह से कस्टमर को हेल्प करता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, बैंक जो है ना, बैंक ये 12 पैसे पर 100 रुपीज, 12 पैसे पर 100 रुपीज प्रीमियम जमा करता है पर अकाउंट। किसको, डीआईसीजीसी को। समझ रहे हैं। आपसे कोई पूछे कि प्रीमियम जमा कौन करता है, तो आप बोलेंगे बैंक जमा करता है। प्रीमियम किस हिसाब से जमा करता है, पर अकाउंट जमा करता है। पर अकाउंट में कैसे जमा करता है, प्रति 100 रुपए पर 12 पैसे का प्रीमियम जाता है बैंक के द्वारा, किसको, डीआईसीजीसी को। और डीआईसीजीसी 5 लाख तक मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, किसको, पर अकाउंट, हर अकाउंट पर। ठीक है, अप टू 5 लाख। ठीक है, तो हर अकाउंट पर 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अब कस्टमर को फायदा कैसे होगा, मान लीजिए ये जो बैंक है, ये बैंक नुकसान में जा रहा है, बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, लिक्विडेट हो गया। अब इस केस में वो जितने भी अकाउंट बैंक में जमा है, बैंक में ओपन है, और उन अकाउंट में अगर 5 लाख तक का डिपॉजिट जमा है, उन अकाउंट में 5 लाख तक का डिपॉजिट जमा है, तो बैंक यानी कि डीआईसीजीसी जो है वो इन सभी अकाउंट्स को 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, भरपाई करेगा, 5 लाख तक भरपाई करेगा। अब सवाल आपका आएगा कि 5 लाख से ज्यादा जमा है तो हम बोलेंगे फिर यहाँ पर 5 लाख तक का ही वादा किया गया है, उससे ज्यादा का नहीं। ठीक है, अप टू 5 लाख तक का ही वादा किया गया। आपके अकाउंट में 2 लाख जमा है तो 2 लाख मिलेगा आपको, 3 लाख जमा है तो 3 लाख मिलेगा, 5 लाख जमा है तो 5 लाख मिलेगा, लेकिन 6 लाख जमा है तब भी 5 लाख मिलेगा। तो आप लोगों से एक सवाल है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि इस केस में क्या होगा। इस केस में क्या होगा, अगर किसी कस्टमर का डिपॉजिट बैंक में 10 लाख जमा है और बैंक डूब जाता है, तो डीआईसीजीसी तो 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, बाकी के 5 लाख का क्या। ठीक है, ये मेरा सवाल है आपसे, और आप आराम से इस सवाल का पोस्टमार्टम करेंगे और मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को मुलाकात करेंगे हमसे अपने जवाब के साथ। ठीक है, ओके बढ़े आगे। अनामिका बेटा, सहारा पहले तो बैंक था ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सहारा वाज नॉट अ बैंक। ठीक है, उस समय क्या था कि हमारे देश की जनता में उतनी जागरूकता भी नहीं थी, और बड़े नाम जब भी किसी संस्था किसी प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाते थे तो हमें लगता था कि सही है। सहारा के द्वारा जो भी डिपॉजिट जमा किए गए कस्टमर्स के, वो गलत तरीके से जमा किए गए। सहारा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या चिट फंड के तौर पर काम कर रहा था मार्केट में। ठीक है, दिव्या गुप्ता बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर चेक किया आपने, आरबीआई की साइट पर चेक किया कितने अपडेटेड है। समय समय पर क्या होता है कि कोई संस्था छोड़ के चली गई या अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया तो घट जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा खेल आप लोगों को समझ आया यहाँ पर किस तरह से होता है। आपने अगर बैंक अकाउंट ओपन किया है किसी बैंक में, तो यहाँ पर आपके उस अकाउंट पर बैंक के द्वारा एक प्रीमियम जमा किया जाता है डीआईसीजीसी के पास, और अगर बैंक डूब रहा है तो डीआईसीजीसी इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर कस्टमर। हाँ, तो बस खत्म हो गई बात, खत्म। पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, एनबीएफसी क्या है, चिट फंड क्या है। ठीक है, ओके बढ़ते आगे। अब आपके सामने एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी। वो कौन सी संस्था है जो कि डीआईसीजीसी के द्वारा इंश्योर्ड नहीं। पब्लिक सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ओनली फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ऑल आर इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी। ध्यान रखिएगा, चीज में कई बार आपको फंसाया जाता है किसी ऑप्शन में, तो आपको फंसना नहीं, आपको सही जवाब देना है।
ठीक है, और बच्चों के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर ओनली सेकंड एंड थर्ड। तो आप सभी की जानकारी के लिए हमारे देश में जितने भी बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं, याद रखिएगा, ऑल आर इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी, ऑल आर इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी, यानी कि सभी की सभी संस्थाएं जो हैं उन्हें डीआईसीजीसी के द्वारा इंश्योर किया जाता है। समझिए कैसे कि कोई भी संस्था, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक तब कहलाती है जब उसे आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकिंग का लाइसेंस दिया गया हो। क्या दिया गया हो? बैंकिंग का लाइसेंस दिया गया हो, लाइसेंस दिया गया हो। और उस गाइडलाइन में ये भी बात लिखी जाती है कि उस संस्था को अपने नाम के आगे बैंक जरूर ऐड करना है। आप देखें जिस भी बैंक का नाम देखते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, कोई भी बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, है ना, तो देखेंगे सभी संस्थाओं के नाम के आगे बैंक लगा। और वो कोई भी संस्था हो, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे पेमेंट बैंक हो, चाहे लोकल एरिया बैंक हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंस दिया गया है और वो संस्था अपने नाम के आगे बैंक यूज कर रही है, इसका मतलब वो संस्था डीआईसीजीसी से लिंक है और डीआईसीजीसी के द्वारा उस बैंक को इंश्योर किया जाएगा, उसमें डिपॉजिट को इंश्योर किया जाएगा, जो भी कस्टमर के द्वारा खाते खोले वो भी इंश्योर रहेंगे। तो बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है, अगला सवाल, डीआईसीजीसी इंश्योर्ड डिपॉजिट्स इन बैंक्स इन इंडिया, प्रीमियम ऑन द इंश्योरेंस इज डिपॉजिटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू डीआईसीजीसी? आंसर करिए, प्रीमियम किसके द्वारा जमा किया जाता है? बहुत अच्छी बात है, आप सभी के आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रहा है। इंश्योर्ड बैंक, जो बैंक इंश्योर्ड है ना, उसके द्वारा सरल सी बात है, जो भी बंदा इंश्योर्ड होगा उसके द्वारा प्रीमियम जमा किया जाएगा। अगर मैं इंश्योर्ड हूं तो मैं ही प्रीमियम जमा करूंगा। बैंक इंश्योर्ड है, एक तरह से लगता है बैंक में जमा डिपॉजिट इंश्योर्ड है, जिस बैंक की बात कर रहे हैं वो बैंक ही प्रीमियम जमा करेगा, है ना। बहुत अच्छी बात है। अंशुल आपने आंसर किया फर्स्ट, नहीं सही जवाब नहीं है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जब मैं कई बार बोल देता हूं कि बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं सभी के, जानबूझ के कोई बच्चा क्या आता है गलत आंसर कर देता है, बोलता है कैसे 100% कैसे हो सकती है एक्यूरेसी, गलतियां तो होनी चाहिए, है ना। क्यों? साजिश। आगे बढ़ते हैं। अगली हम बात कर रहे हैं बीआरबी एनपीएल की। किसकी? बीआरबी एनपीएल। फुल फॉर्म नाम बहुत से बच्चों को नाम पूरा याद नहीं पता। मैं ये बोलता हूं कि नाम याद करने में क्या दिक्कत है यार। शुरुआत के 3 अक्षर भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हिंदी नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। उसी के पास अधिकार है देश में करेंसी नोट को प्रिंट करने के, यानी कि नोट को प्रिंट करना, यानी कि नोट को मुद्रण करना, नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड संस्था है। और इसकी भी वैकेंसी आती है, सोचिए इसकी वैकेंसी आती है और जॉब, ये जॉब जो होती है मस्त जॉब होती है यार। हमारे पढ़े हुए बच्चे इस समय यहाँ पर काम कर रहे हैं। जब हम कभी ऑफलाइन में पढ़ाया करते थे 2016 17 18 की बात है, हाँ 17 18 की बात है। तो एक बच्चा था जिसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था, नाम था उसका रोहन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन के बाद उसने डीआईसीजीसी का भी एग्जाम दे रखा था, इसका बीआरबी एनपीएल का पेपर दे रखा था, मैसूर में उसको पोस्टिंग मिली थी। मस्त जॉब है। ठीक है, मजाक करता हूँ, मजाक को अपने दिल पे नहीं लेने का बिल्कुल भी, अच्छे से पढ़ाई करने का सब। ठीक है, आगे, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे देश में करेंसी की प्रिंटिंग, यानी कि करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, कोई पूछे, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, ये कितने? दो और दो, यानी कि चार है। कितने? चार, दो दो में स्प्लिट है। दो आरबीआई की संपत्ति है और दो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। ऐसे ही जो क्वाइन मिंट्स है आपके पास, क्वाइन मिंट, वो भी कितने? चार है। क्वाइन मिंट कितने दोस्तों? चार है। ठीक है, अब चार प्रिंटिंग प्रेसेस प्रिंट एंड सप्लाई बैंक नोट्स, दीज आर एट देवास, मध्य प्रदेश, नासिक, महाराष्ट्र, मैसूर, कर्नाटक, साल्बोनी, वेस्ट बंगाल। तो जो मैसूर और साल्बोनी है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खाते में आते हैं, आरबीआई के खाते में आते हैं, और ये दोनों जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में आते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? ओके, अच्छा, देश का सबसे पुराना प्रिंटिंग प्रेस कौन सा है? इंडियाज ओल्डेस्ट प्रिंटिंग प्रेस कौन सा है? देश का सबसे पुराना प्रिंटिंग प्रेस कौन सा है? आंसर करिए, आप जो बच्चे आंसर करो। इंडियाज ओल्डेस्ट करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इज मुस्कान का आंसर है देवास। शिखा ने एकदम सही जवाब दिया है, बट आगे मी लगाकर थोड़ा सा डाउटफुल कर दिया। नासिक, नासिक इज द करेक्ट आंसर। नासिक जो है ये ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, एंड मैसूर जो है ये मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस, मॉडर्न। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश में जब 2016 की 8 नवंबर की खौफनाक रात याद है, आपको याद होगी, आप सभी उस समय के ही हैं। कभी आप जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो बच्चे होंगे जो आपके नाती पोते होंगे, उनको कहानी सुनाया करेंगे। एक बार की बात है, 8 नवंबर की सर्द खौफनाक रात, एक आवाज आती है, मित्रों, भाइयों और उनकी बहनों, हाँ, और अचानक से पूरे देश में उथल पुथल मच जाती है। हर एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें, बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें, जैसे घर में छुपा हुआ पैसा होता है सब बाहर निकलना शुरू हो जाता है। 500 और 1000 की नोट जो होती है, वो जो घर में दबी होती है, छुपाई गई होती है, वो सब बाहर आ जाती है। शिखा बता रही है कि उनका बर्थडे था उस दिन, जन्मदिन था इनका। ठीक है, उस दिन पता चला कि घर में भी काला बाजारी होती है। उस दिन पता चला कि पुरुषों के जेब से जो पैसे गायब हो रहे थे वो कौन कर रहा था। ठीक है, जिस रात की अनाउंसमेंट हुई उसकी अगली सुबह घर के सेंटर टेबल पर खजाना रखा हुआ था। जो घर का मालिक पुरुष वर्ग था वो उस पैसे को देखकर बहुत चक्का था कि ये पैसे कहाँ से आए, और जो महिला वर्ग था वो अपनी नजरें छुपा रहा था कि ये मेहनत उनकी है। ठीक है, तो बहुत सारा पैसा
इस तरह से घर में दबा हुआ था, अचानक से बाहर निकल गया। कुछ लोग ऐसे कई बड़े बुजुर्ग होते हैं, पैसे छुपा के रखते हैं ना अपने पास, तो भूल गए थे, याद उनकी खो चुकी थी, कहाँ रखे दबा कर। मेरे जान पहचान के हैं, अम्मा जी हैं, उनकी उम्र उस समय 95 की अबाउट थी, भूल जाती थी वो। उनको बहुत समझाया गया, मेरे हमारे साथी थे, कोलीग थे हमारे, उन्होंने समझाया उनको कि अम्मा डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई है, बता दो पैसा कहाँ रखा हुआ है। उनको लगता था कि मेरा पैसा ले लेंगे सब, उन्होंने बताया नहीं, नोटबंदी खत्म हो गई, 2000 की नोटें आ गई मार्केट में, 500 1000 के चलन बंद हो गया। फिर 1 साल बाद उन्होंने बताया कि इतना पैसा यहाँ पर रखा हुआ है। पैसे जब निकले तो 55,000 रुपए निकले, 55,000, सोचिए, किसी काम के नहीं, बेकार। ठीक है, तो ये जो खौफनाक बात हुई, अब देखिए मार्केट से अचानक से 500 और 1000 की नोटें बंद, खत्म। और मार्केट में जो पैसा था उसकी परसेंटेज थी 86%, 86%, 500 1000 की। जब एक झटके से 86% करेंसी मार्केट से जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी प्रिंटिंग कर रहा है, उसको मार्केट में करेंसी का मैनेजमेंट करना है, परेशानी तो होगी। तो उस करेंसी मिसमैच को पूरा करने के लिए अचानक से 2000 की करेंसी नोट को इंट्रोड्यूस किया गया। और जिस दिन ये 2000 की नोट इंट्रोड्यूस हुई थी, हम अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे, हम लोग बच्चों को पढ़ाते थे, इस बात को हमने पहले बोला था कि आने वाले समय में कुछ सालों बाद 2000 की नोट मार्केट से हटाई जाएगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बात को कहा है कि बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब 500 और 1000 की नोट हटाई जा रही है तो 2000 की नोट लाई क्यों जा रही है। तो सरल सी बात थी कि मार्केट में करेंसी की जो ये मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसे मैनेज करने के लिए हाई हाई डिनोमिनेशन की करेंसी को इंट्रोड्यूस करना आरबीआई की मजबूरी थी। लेकिन जिस दिन ये इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन क्लियर हो गया कि आने वाले वर्षों में इसे जाना भी है। ठीक है, ओके। तो ये जो टाइम था, इस टाइम पर जिस प्रिंटिंग प्रेस ने धमाकेदार प्रदर्शन किया वो था मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस मैसूर। कभी कोई पूछ ले आपसे कि भाई वो कौन सा करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है जिसका सबसे ज्यादा करेंसी प्रिंट करने का रिकॉर्ड है एक बार में, तो वो है मैसूर का। ठीक है, मैसूर प्रिंटिंग प्रेस, पहले रिकॉर्ड नासिक के पास हुआ था। ठीक है, क्लियर दोस्तों। आगे, द प्रेसेस इन कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल आर ओन्ड बाय भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि सालबोनी और मैसूर में जो भी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है उन्हें कौन ओन करता है? उन्हें बीआरबीआई ओन करता है, और होली ओन सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं आपको पहले भी। एंड द प्रेसेस इन मध्य प्रदेश एमपी यानी कि देवास एंड महाराष्ट्र यानी कि नासिक आर ओन्ड बाय द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अ होली ओन कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, एसपीएनसीआईएल। देश में जो सिक्योरिटी पेपर्स प्रिंट किए जाते हैं, स्टैम्प पेपर, सिक्योरिटी पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स प्रिंट होते हैं, ये एसपीएनसीआईएल करती है। ओके, अब देखिए बात आती है रैबिट की। देश में डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है, तो साइबर सिक्योरिटी भी बड़ा मसला है। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, इफ्टैस, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी सेवाएं हैं हमारे बैंकिंग में, इफ्टैस, आरबीआईएच, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, देश में फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के नजरिए से इस संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये जो संस्थाएं आप देख रहे हैं, ये संस्थाएं 2016 के करीब जाकर आप देखेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये चर्चाओं का विषय बनी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक तरह से सब्सिडी के तौर पर आरबीआई ने इनकी जिम्मेदारियां ली। पर ये सब हमको आशीष ने पढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है बच्चा, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ लिया तो बड़ी अच्छी बात है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, हो रहा होगा। और हमारे सामने भी ये सब टॉपिक्स गिवन हैं, दिए हुए हैं, तो इस नजरिए से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हो सकता है कुछ बातें है ना आपको नहीं जानने को मिल जाए, ये बड़ी अच्छी बात होनी चाहिए। ठीक है, और दिव्य बेटा आप फर्स्ट ईयर में हो, देखिए बस मैं आपसे ये बोलूंगा कि जो आप पढ़ रहे हो उस समय उन बातों को अच्छे से ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट कभी बेकार नहीं जाएंगे। करंट अफेयर है तो करंट अफेयर की आपको हैबिट हो जाएगी, तो जो नया करंट अफेयर आएगा, डेली करंट अफेयर आप उसे पढ़ते रहेंगे, इससे आपकी जनरल अवेयरनेस इंप्रूव होगी। जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे ना, तब आपके लिए एक अच्छी हैबिट फॉर्म, एक आप एक हैबिट बन चुकी होगी, करंट अफेयर आपको पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस आपको आता है, तो आपके ऊपर किसी एक नए सब्जेक्ट का प्रेशर नहीं होगा। अभी आप थोड़ा बहुत लगता होगा कि ये सब चीजें नहीं है आपके लिए, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए ये सब चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, ओके। अब मैंने कल आपको एक और संस्था के बारे में बताया था, आईडीआरबीटी। किसके बारे में बताया था? आईडीआरबीटी के बारे में। आईडीआरबीटी जो है, मैंने पूछा था कि इस संस्था, इसके बारे में बताया, ये संस्था जो है हमारे देश में फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, और साथ साथ में, ठीक है जी, देश में फाइनेंशियल सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए काफी बड़ा रोल किया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर? आईडीआरबीटी जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है? मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप उसकी जानकारी बताइए पहले। तो आईडीआरबीटी जो है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? श्रुति यादव, आपका डाउट तो शो नहीं हो रहा बेटा, आप अपना डाउट दोबारा मेंशन कर दें। यहाँ पर हैदराबाद में, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद में। लेकिन आपको क्या पता है कि आईडीआरबीटी जो है, इसके द्वारा जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किए गए वो क्या है? जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किए गए आईडीआरबीटी के द्वारा वो कौन कौन से हैं? ठीक है, आप एनएफएस के बारे में जानते हैं? नेशनल फाइनेंशियल स्विच, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। सौम्या जी बिल्कुल बिल्कुल, फाइनेंशियल सिस्टम से पहले हमने मैनेजमेंट पढ़ा रखा है, मैनेजमेंट लगभग खत्म हो चुका था, और उसके बाद हमने एथिक्स कंप्लीट किया, एथिक्स के बाद फिर हम फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपके सिलेबस में कुछ अकाउंटिंग के टॉपिक्स हैं, कुछ रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, वो अरविंद शुक्ला सर पढ़ाएंगे आपको और मानवी में पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर से मैनेजमेंट की शुरुआत होगी, जो कि हम पढ़ाएंगे। श्रुति बेटा एक काम करना, श्रुति बच्चे आप एक काम करना, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जिसे आप एनएफएस के नाम से जानते हैं, सुना इसके बारे में आप लोगों ने? ठीक है, आईडीआरबीटी के द्वारा इसका फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है जी, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क ट्यूसडे को आप जब मिलेंगे, मैंने एक एग्जांपल बता दिया, एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। हमारे देश में आप देखते हैं किसी भी, कोई भी कस्टमर किसी भी बैंक एटीएम में चला जाता है और पैसे निकाल लेता है। ठीक है, किसी भी कस्टमर के द्वारा किसी भी बैंक का एटीएम इस्तेमाल किया जा सकता है कैश ट्रांजैक्शन के लिए। इसका मतलब ये सारे एटीएम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक है।
तो वो कौन सा नेटवर्क है जिस नेटवर्क की मदद से देश में जितने भी एटीएम्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये कौन सा नेटवर्क है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एनएफएस ही है आपका, ठीक है? क्या है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच। और इसे डेवलप किसने किया? इसको डेवलप किया गया आईडीआरबीटी के द्वारा। जब हम आईडीआरबीटी की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, तो हमारे देश में बैंकिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आईडीआरबीटी का रोल बहुत बड़ा है, ठीक है? बट इस समय एनएफएस मैनेज कौन कर रहा है? एनएफएस को मैनेज इस समय एनपीसीआई कर रहा है। कौन कर रहा है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गौरी बेटा, सौम्य स्वरूप जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, ये जो बैचेज़ हैं हमारे, ये सर्कुलर वे में चल रहे हैं। मतलब एक तरह से ऐसे चल रहे हैं कि जैसे अभी हमने फाइनेंशियल सिस्टम फिनिश करेंगे हम लोग, और फाइनेंशियल सिस्टम जब फिनिश करेंगे तो उसके बाद फिर आपका टॉपिक्स जो हमने कैटेगराइज़ तरीके से अपना सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है आरबीआई ग्रेड बी का, वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फाइनेंशियल सिस्टम खत्म होने के बाद आपका एक नया टॉपिक शुरू होगा, नया सिलेबस शुरू होगा। मैनेजमेंट में पढ़ाऊँगा, फिर से आपको एथिक्स में पढ़ाऊँगा, फिर से आपको। तो ये लगातार चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है? और सब मेरे क्वेश्चन है कि आरबीआई पीआईबी वेबसाइट को कितना और कब से पढ़ना है। अंशुल जी, देखिए, पीआईबी जो है वो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, जहाँ पर जो भी प्रेस रिलीजेस होते हैं, जो भी नई सरकार के द्वारा कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो वो सारी जानकारी होती है। आप पीआईबी को रेगुलर बेसिस पे पढ़ सकते हैं, बट पीआईबी जो है बहुत ही डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। और आपकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि बड़ी सरलता और सहजता के साथ आपके पास कैटेगराइज़ वे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो फिर आप हमारी जो बैंकिंग वाला क्लासेस आती हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है? उनको पढ़ सकते हैं। ऋषभ जी बोल रहे हैं आरटीजीएस और नेफ्ट जैसी चीज़ों को भी आईडीआरबीटी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ये तो आपको पढ़ के आना है। अगली क्लास में मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों के जवाबों का, ठीक है? तो दोस्तों, ये कुछ मैंने होमवर्क दिया आपको यहाँ। ये कंट्रीब्यूशन आपको अगली क्लास में पढ़ के आना है, और ठीक है? एक सवाल है, बड़ा प्यारा सा आपके सामने। एक क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है यहाँ पर। जितने भी बच्चे लोग हैं यहाँ पर, उन सभी से ये सवाल पूछा जा रहा है। ऋषभ, सौम्या, अंशुल, श्रुति, मुस्कान, ठीक है? शिखा, कुणाल, अंजलि, दिव्या, गौरी, आप जितने बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, सुष्मिता, आंसर करिए फटाफट इस सवाल का। अ बैंक नोट हैज़ बिकम डर्टी ड्यू टू यूजेज इस्तेमाल में आने के कारण। इट इंक्लूड्स टू पीसेस नोट्स पेस्टेड। ये जो बैंक नोट है, एक ही करेंसी नोट है, इसके दो हिस्से बन गए थे, इनको जोड़ दिया गया है आपस में टुगेदर, बट बोथ द पीसेस बिलोंग टू द सेम नोट। इट रिफर टू व्हिच टाइप ऑफ बैंक नोट? इसे किस टाइप का बैंक नोट बोलेंगे आप? इसे आप इम्परफेक्ट नोट बोलेंगे, म्यूटिलेटेड बोलेंगे, काउंटरफीट बोलेंगे, सॉइल्ड करेंसी नोट बोलेंगे, या मिसमैच बैंक नोट? ये आपका होमवर्क है। देखिए, आपको होमवर्क में क्या-क्या मिल गया? आपको होमवर्क में आईडीआरबीटी के कंट्रीब्यूशन मिल चुके हैं। आईडीआरबीटी का कंट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन, और साथ-साथ में मैंने आपको एक और बात बोली पढ़ने के लिए कि भई अगर 5 लाख से ज़्यादा का डिपॉज़िट बैंक में जमा है और बैंक डूब जाता है तो फिर क्या होगा? 5 लाख के बाद का पैसा कौन देगा? है ना? तो आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, और होप सो आप सभी साथियों को सारी बातें समझ आई हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है? तो आज की समरी की बात बता दें, हमने यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से संबंधित इंपॉर्टेंट एक्ट्स को रिकॉल किया, इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़े, आरबीआई की होली ओन सब्सिडीज पढ़ी, होली ओन सब्सिडीज, और इन सब्सिडीज को डिटेल में पढ़ा हमने, ठीक है? इसके अलावा कुछ बातें हमने यहाँ पर की, आप अगर हम बात करें तो करेंसी प्रिंटिंग, और साथ-साथ में कॉइन मिंट से संबंधित चीज़ों को देखा है, ठीक है? एमसीक्यूज़ पढ़े इसके अलावा। तो होप सो ये सेशन आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। टेलीग्राम चैनल है सीए बाय भास्कर सर, सीए बाय भास्कर सर, ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है? ओके दोस्तों, तो आज के लिए अभी इतना ही, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब मुलाकात होगी ट्यूसडे को, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।